नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों को समाजवादी या पूंजीवादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः उन्होंने आर्थिक विचारों का किसी विशेष विचारधारा या सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित नहीं किया। उनके आर्थिक विचारों में किसी विशेष विचार के प्रति निष्ठा की अपेक्षा भारत की जनता की आर्थिक प्रगति के प्रति गहरी आकांक्षा व्यक्त होती है। यही कारण है कि न तो वे आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन कर सके और न ही उनके समय में यूरोप में लोकप्रिय हो रहे समाजवादी विचारों का समर्थन कर सके। उनके यूरोप प्रवास के समय प्रसिद्ध समाजवादी रॉबर्ट ओवन ने उन्हें समाजवादी विचारों में ढालने की कोशिश की, किंतु वे सफल नहीं हो सके। राय के आर्थिक विचारों के प्रमुख पक्षों को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। इसमें पहला बिंदु है व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। राय ने अपने प्रसिद्ध लेख पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार में ये आग्रह किया कि हिंदुओं को संपत्ति के उत्तराधिकार तथा संविदा करने के परंपरागत अधिकार से सरकार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के राज्य द्वारा अधिग्रहण के संबंध में कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया, तथापि उनके इस आग्रह से भारतीयों को सरकार द्वारा उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे अपनी संपत्ति के अधिकार को अक्षुण्ण रखे जाने के पक्ष में थे। उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में स्त्रियों और पुरुषों के मध्य भेदभाव को समाप्त किए जाने पर भी बल दिया था। दूसरा बिंदु है भू प्रबंध, राजस्व व जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी आग्रह। राय ने इस मान्यता का खंडन किया कि समस्त भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से राज्य में निहित रहता। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रश्न का परीक्षण कर यह प्रतिपादित किया कि भारत में भूमि पर राज्य के स्वामित्व को कभी मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने ध्यान दिलाया कि मुगल काल में भी स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली प्रचलित थी, तब भूमि पर कृषकों के स्वामित्व को मान्यता प्राप्त थी। राय ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्ष नहीं लिया, तथापि वे जमींदारों के द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध थे। जमींदारी प्रथा में सुधार करके कृषकों को जमींदारी और रैयतवाड़ी प्रथाओं के शोषण से बचाने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने मांग की कि लगान की दर निश्चित करने में जमींदार को खुली छूट दिया जाना उचित नहीं है, अपितु सरकार को लगान निश्चित कर देना चाहिए। तब बिना सरकार की अनुमति के लगान की राशि जमींदारों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कृषकों को लगान के भारी बोझ से बचाने के लिए उन्होंने लगान की दरें कम करने की मांग की तथा ये सुझाव दिया कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति के लिए राजस्व की वसूली पर होने वाले व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों में कटौती करनी चाहिए। अगला बिंदु है आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। राय भारत में पूंजी के विदेश में निर्गमन को समाप्त करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि ऐसे विदेशी व्यापारियों को जो भारत में व्यापार कर धन और संपत्ति का अर्जन करते हैं, भारत में ही भविष्य में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि इससे भारत में सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना की जा सके। उन्होंने
यह मांग की कि विदेशियों को भारत में बसाए जाने के लिए आर्थिक और कानूनी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि विदेशी व्यापारियों के भारत में पूंजी निवेश करने और यहीं बस जाने से भारत में आर्थिक साधनों और पूंजी के निष्क्रमण को रोका जा सकेगा तथा साथ ही उत्पादन के उन्नत साधनों और तकनीक से भारतीय अर्थव्यवस्था पर लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा। विदेशियों को भारत में बसाने के राय के सुझाव का काफ़ी विरोध हुआ। उनके इस विचार से भ्रम उत्पन्न हुआ कि राय भारतीय आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर विदेशियों की प्रमुखता स्थापित करना चाहते हैं, किंतु वास्तव में राय विदेशियों को नियंत्रणहीन दृष्टि से भारत में बसाने के पक्ष में नहीं थे। उदाहरण के लिए वे कृषकों और मजदूरों को विदेश से लाकर भारत में बसाने का सुझाव नहीं दे रहे थे। उनका सुझाव तो केवल ये था कि वह ऐसे विदेशी व्यापारी जो भारत में व्यापार करके पूंजी को भारत से बाहर ले जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहे हैं, वे भारत में ही रहकर ही पूंजी निवेश करें ताकि भारत का क्रमशः औद्योगिकीकरण हो सके तथा यहाँ की जनता को रोजगार के व्यापक अवसर प्राप्त हो सके। अब हम राजाराम मोहन राय का मूल्यांकन या उसका योगदान। राजाराम मोहन राय महान देशभक्त, उत्कट स्वतंत्रता प्रेमी और मानवतावादी थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और नव जागरण का संदेश प्रसारित किया। भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले वे प्रथम विचारक थे। उन्होंने समाज में असमानता समाप्त करने के लिए केवल विचारों का ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु उसके लिए सक्रिय प्रयास भी किए। अब उसके भारतीय समाज को उनके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। महान समाज सुधारक। राय ने अपने विचारों और सक्रिय आंदोलन के द्वारा भारतीय समाज में नव जागरण का संदेश फूंक दिया। उन्होंने ये अनुभव किया कि भारतीय समाज की उन्नति तभी संभव है जबकि समाज में व्याप्त कुरीतियों, अन्यायप्रद परंपराओं और अंधविश्वासों से जनता को मुक्ति दिलाई जा सके। राय ने भारतीयों में परंपरागत आत्मगौरव को पुनः जागृत करने तथा आधुनिक पश्चिमी विचारों को अपनाने पर समान रूप से बल दिया। इस प्रकार उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि अपने प्राचीन दर्शन, गौरवमय ग्रंथों और उत्कृष्ट संस्कृति के ज्ञान द्वारा जब भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार हो, वहीं वे आधुनिक मूल्यों का अपने जीवन में समावेश कर अन्य देशों में रहने वाली जनता के समान स्तर पर आ सके। उन्होंने सामाजिक जीवन में अंधविश्वासों, पाखंडों, संकीर्णता और अकर्मता के स्थान पर विवेकशीलता, बौद्धिक और उदारता को प्रतिष्ठित करने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। अब दूसरा, मानव धर्म का प्रतिपादन। राय पूर्ण अर्थों में एक मानवतावादी थे। उन्होंने धर्म के सकारात्मक पक्षों को अपनाए जाने पर बल दिया तथा यह स्पष्ट किया कि धर्म को लोगों के मध्य घृणा के प्रसार या टकराव का माध्यम नहीं माना जाना चाहिए। अनेक धर्मों के गहन अध्ययन के पश्चात वे यह निष्कर्ष निकाल सके कि प्रत्येक धर्म की मूल आस्था उसे मानव की सेवा के प्रति समर्पण का संदेश देती है। उन्होंने धर्म के मानवीय पक्ष पर बल देते हुए आग्रह किया कि धर्म के क्षेत्र में पाखंडों, विवेकहीन और निरर्थक रीति रिवाजों तथा व्यर्थ के टकरावों का उन्मूलन कर उसे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक भाईचारे का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अब स्वतंत्रता का समर्थन। राय ने व्यक्तिगत अधिकारों और समाचार पत्रों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आग्रहपूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करके भारत में राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया। अंग्रेजी संस्कृति व राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी राय ने भारत के शासन में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी को
सुनिश्चित करने की मांग के द्वारा स्वराज्य की मांग के लिए वैचारिक स्तर पर आधार तैयार किया। यह सत्य है कि राय ने भारत के लिए पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग नहीं की, तथापि इससे राय के देश प्रेम का निषेध नहीं होता। वे उस समय की परिस्थितियों में ये आवश्यक समझते थे कि भारतीय ब्रिटिश सभ्यता तथा शासन प्रणाली के संपर्क से अधिक लाभान्वित हो सके, ताकि भविष्य में वे शासन की बागडोर स्वयं संभालने में पूरी तरह सक्षम हो सके। स्वराज्य की स्पष्ट मांग न करते हुए भी उन्होंने भारतीयों के लिए जिन स्वतंत्रताओं तथा सुधारों की मांग की, उनके द्वारा वे भारतीयों में से हीन भावनाओं को समाप्त कर उनमें राजनीतिक जागृति का संदेश प्रसारित करने में व्यापक सीमा तक सफल हुए। स्त्री स्वतंत्रता। राम मोहन राय स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनके सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण स्थान को सुरक्षित करने के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने स्त्रियों के उत्थान और उन्हें शिक्षा, संपत्ति आदि के क्षेत्र में समानता का अवसर प्रदान करने के लिए जागरूक प्रयत्न किए। हिंदू समाज में सती प्रथा के विरोध में राय ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई। साथ ही पुरुषों के बहुविवाह का विरोध तथा विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करके राय ने भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए वैचारिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रिय और सार्थक प्रयत्न किए। उनके इन प्रयत्नों का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा तथा वे इनके लिए कानूनी प्रावधान कराने में समर्थ हुए। चार्ल्स हेम्स का विचार है कि राम मोहन राय के विचारों का सामाजिक प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित रहा। उनका मत है कि राम मोहन राय द्वारा संगठित व संचालित किए गए सामाजिक आंदोलन केवल व्यवहार और विश्वास में तार्किकता और मानवीयता का समावेश कर व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण से संबंधित थे। उनका यह भी मत था कि राम मोहन राय ने अन्य व्यापक सामाजिक प्रश्नों की तुलना में स्त्री उद्धार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। उनका मत है कि राम मोहन राय के विचारों की जन सामान्य पर कोई बहुत अधिक प्रभाव इस कारण नहीं हो सका कि उन्होंने अपने वैचारिक सभाओं में जन सामान्य के प्रवेश के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। धन्यवाद।